बाप से भी खतरनाक बेटा, ईरान का नया निजाम और भी घातक। आईडीएफ ने मुजतबा खामेनी के बारे में क्या बताया, इजराइल की बड़ी टेंशन। और इस बीच इजराइल ने जिस ब्रिज को उड़ाया था, ईरान ने सिर्फ 72 घंटे में दोबारा बना दिया। अगली खबर में आपको बताएंगे 40 दिन मस्जिद अल अक्सा बंद रहने के बाद पहला जुमा, ईद की तरह पहुंचे लोग। फिलिस्तीनियों ने कहा अपनी जान से भी प्यारा है मस्जिद। और साथ में आपको बताएंगे नेपाल में प्रधानमंत्री बालन शाह का एक्शन, 15 दिन के बाद ही मंत्री को किया बर्खास्त। जानेंगे क्या थी गलती। तो बिना वक्त गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इजराइल डिफेंस फोर्सेज आईडीएफ ने देश की संसदीय समिति को बताया है कि ईरान का नया शासन पिछले शासन की तुलना में ज्यादा कट्टर है। वहीं इस संसदीय समिति के प्रमुख ने संकेत दिया कि आने वाले दिनों में जंग फिर से शुरू हो सकती है। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने शुक्रवार को बताया कि आईडीएफ के प्रतिनिधियों ने नेसेट विदेश मामले और रक्षा समिति को एक बंद कमरे में हुई खुफिया ब्रीफिंग के दौरान ईरान के ज्यादा कट्टर शासन के बारे में जानकारी दी। ये खबर ऐसे समय आई है जब इजरायली अधिकारी हाल के अभियानों के नतीजों और फिर से संघर्ष शुरू होने के जोखिम दोनों का आकलन कर रहे थे। रिपोर्ट में 2 सूत्रों के हवाले से बताया गया कि मौजूदा शासन के नेता ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC से जुड़े हैं। नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुजतबा खामेनी को IRGC का फुल सपोर्ट हासिल है। कहा जाता है कि इसी कारण उन्हें देश का नया सुप्रीम लीडर भी चुना गया। IRGC को, जिन्हें पिछली राजनीतिक नेतृत्व की तुलना में कहीं ज्यादा वैचारिक रूप से कट्टर माना जाता है, ऐसे में इजराइल और अमेरिका को अब ज्यादा कट्टर शासन से निपटना पड़ रहा है। आईडीएफ ने बताया कि इजरायली वायुसेना ने ईरान के खिलाफ अभियान के दौरान 8,500 से ज्यादा उड़ानें भरी, जिनमें से 1,000 से ज्यादा हमले ईरान के अंदर किए गए। आईडीएफ ने यह भी कहा कि उसने ईरान में लगभग 4,000 लक्ष्यों को निशाना बनाया। मतलब अमेरिका और इजराइल के इतने हमलों के बावजूद इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, उल्टा ईरानी शासन और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर को जवान बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर दिए। यानी ये समझिए कि ईरान पहले से ज्यादा मजबूती से खड़ा नजर आ रहा है। पहले सुप्रीम लीडर 86 साल का बूढ़ा शेर था, लेकिन अब उसका बेटा जो नौजवान है, उसे ये जिम्मेदारी मिली है, जिसको लेकर इजराइल की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि ईरान के ताकतवर आर्मी IRGC के नए कमांडर को भी पहले कमांडर की तुलना में ज्यादा आक्रामक और खतरनाक माना जाता है। और इसी के साथ करीब 40 दिनों के लंबे बंद के बाद मस्जिद अल अक्सा में 10 अप्रैल को पहली बार जुमे की नमाज अदा की गई, जिसमें करीब 1 लाख नमाजी शामिल हुए। ये नज़ारा काफी भावुक और ऐतिहासिक रहा, क्योंकि इतने लंबे समय बाद लोगों को दोबारा अपने इस पवित्र स्थल में इबादत करने का मौका मिला। दरअसल इजराइल ने 28 फरवरी से मस्जिद को पूरी तरह बंद कर दिया था, जब ईरान के साथ युद्ध शुरू हुआ था। इस दौरान न सिर्फ जुमे की नमाज रोकी गई, बल्कि रमजान के आखिरी दिनों में तरावीह, शब कद्र और ईद की नमाज भी नहीं होने दी गई। बंद के दौरान सिर्फ करीब 25 कर्मचारियों को ही अंदर जाने की इजाजत थी, वो भी सख्त पाबंदियों के साथ। साथ ही यरूशलेम की पुरानी बस्ती यानी ओल्ड सिटी को भी काफी हद तक बंद कर दिया गया था, जिससे आम लोगों और दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ। लेकिन जैसे ही मस्जिद दोबारा खुली, फजर से ही लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। अलग अलग इलाकों से लोग बसों और काफिलों में आए, जबकि कई लोग पैदल ही मस्जिद तक पहुंचे। पूरे माहौल में ईद जैसा दृश्य देखने को मिला। खुतबा में मस्जिद के खतीब शेख मोहम्मद सलीम ने नमाजियों को मुबारकबाद देते हुए कहा, ए अहले इस्लाम, आप कई हफ्तों बाद दोबारा मस्जिद अल अक्सा लौटे हैं। ये आपके लिए खुशी का मौका है। उन्होंने कहा कि यहाँ आना जाना खुद एक नेकी है और ये मुसलमानों की पहली किबला और रसूल का मेराज स्थल है। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह हमेशा इस मस्जिद में आने जाने की तौफीक दे। उन्होंने लोगों से मस्जिद से जुड़े रहने और इसकी हिफाजत करने की अपील भी की। उन्होंने यरूशलेम के पुराने शहर के मुश्किल हालात का जिक्र करते हुए
नमाजियों से अपील की कि वे वहां के दुकानदारों से खरीदारी करें ताकि उनकी मदद हो सके। एक बुजुर्ग नमाजी ने बताया कि 40 दिन बाद मस्जिद में कदम रखना उनके लिए बहुत खास पल था, जिसमें खुशी, सुकून और थोड़ा डर भी मिला जुला था। उन्होंने कहा कि वो हर हफ्ते यहाँ फजर की नमाज पढ़ने आते थे, लेकिन इस बार 40 दिनों की दूरी ने इस वापसी को और खास बना दिया। हालांकि खुशी के इस माहौल के बीच सख्त सुरक्षा भी देखने को मिली। इजरायली फोर्सेज बड़ी संख्या में तैनात थी। कई जगह आइडेंटिटी कार्ड चेक किए गए और कुछ लोगों को अंदर जाने से भी रोका गया। कुछ युवाओं को हिरासत में लेने की भी खबरें सामने आई। इसके बावजूद लोगों का कहना है कि डर की नीति कामयाब नहीं हुई। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना ये दिखाता है कि लोग हर हाल में मस्जिद से जुड़े रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ मस्जिद के इमाम शेख इकरिमा सबरी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 40 दिनों तक मस्जिद बंद रही, लेकिन मुस्लिम देशों की तरफ से कोई बड़ा कदम या दबाव नहीं डाला गया। उन्होंने इसे बेहद अफसोसजनक बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अल अक्सा को बंद करना धार्मिक आज़ादी का उल्लंघन है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। और इसी बीच दोस्तों, ईरान में काशान के पास स्थित यहियाबाद रेलवे पुल, जिससे 7 अप्रैल को अमेरिका और इजरायल के हमले में नुकसान पहुंचा था, उसे सिर्फ 3 दिन में ठीक कर दिया गया। अब इस पुल पर फिर से ट्रेनें चलने लगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई थी और 3 लोग घायल हुए थे। अमेरिका और इजरायल ने 7 अप्रैल को हमलों में कई रेलवे लाइन, पुल और सड़कों को नुकसान पहुंचाया था। फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार 4 रेलवे पुल और लाइनें और 3 सड़क मार्गों पर हमला किया गया था। इनमें तेहरान मशहद रेलवे लाइन, इस्फहान के यहियाबाद का पुल, तबरीज तेहरान हाईवे को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा, लेकिन बाद में उसे फिर से खोल दिया गया। यानी साफ है कि ईरान सिर्फ मिसाइल और ड्रोन बनाने में ही नहीं, बल्कि टूटी हुई चीजों को बहुत जल्दी ठीक करने में भी माहिर है। मतलब बमबारी के बावजूद ईरान झुकने वाला नहीं दिख रहा। 2026 में हुए इन हमलों से ईरान के नागरिक ढांचे को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक करीब 81,365 जगहों को नुकसान पहुंचा है। और इसी के साथ दोस्तों, नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बड़ा एक्शन लेते हुए पद के दुरुपयोग के आरोप में अपनी ही कैबिनेट के मंत्री दीप कुमार शाह को पद से बर्खास्त कर दिया है। ये कार्रवाई उन्होंने पद संभालने के सिर्फ 15 दिन के अंदर ही कर दी, जिससे साफ है कि सरकार भ्रष्टाचार के मामलों पर सख्त रुख दिखा रही। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक ये फैसला सत्तारूढ़ पार्टी की सिफारिश पर लिया गया। दरअसल दीप कुमार शाह पर आरोप था कि उन्होंने अपने पत्नी का कार्यकाल खत्म होने के बावजूद उन्हें फिर से स्वास्थ्य बीमा बोर्ड में सदस्य बनवाने में मदद की, जिसे पद का गलत इस्तेमाल माना गया। इस मामले में पार्टी अध्यक्ष रवि लामी छाने ने भी कार्रवाई की सिफारिश की थी। पार्टी की अनुशासन समिति ने जांच के बाद प्रधानमंत्री को रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर यह सख्त कदम उठाया गया। मंत्री को हटाने के बाद बालेंद्र शाह ने फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जिम्मेदारी खुद अपने पास रख ली है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री निशा मेहता को इस मामले को गंभीरता से न लेने पर चेतावनी भी दी गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिहा कर दिया गया है। दोनों ने करीब 13 दिन जेल में बिताए थे। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।